हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 आईसीएसई बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3। कौन सा है चैप्टर? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो इस चैप्टर को हम एक ही वीडियो में करेंगे कंप्लीट। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर ह्यूमन बीइंग्स हैं तो ह्यूमन बीइंग्स जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो अपने ही जैसे कुछ और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे एक काऊ है तो काऊ भी अपने ही जैसे कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेगी। हमने प्रीवियस चैप्टर में प्लांट्स की बात की थी, तो प्लांट्स में भी प्लांट्स अपने ही जैसे कुछ और प्लांट्स बना रहे थे। तो वैसे ही अगर डॉग्स हैं तो डॉग्स भी अपने ही जैसे कुछ और ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं रिप्रोडक्शन। तो इफ इन वर्ड्स वी आर राइटिंग, सो वी विल राइट रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड। अपने ही जैसे कुछ और इंडिविजुअल्स को बनाना, इस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू द लाइफ। तो मान लो कि एक कोई पॉपुलेशन है, से डॉग्स हैं, ठीक है। तो मान लो कि डॉग्स का नंबर आज है 100, ठीक है। अब मान लो ये 100 डॉग्स, अब इनका कुछ लिमिटेड लाइफ स्पैन होगा, है ना। तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये जीते ही जाएंगे और ये कभी मरेंगे नहीं। सो दे हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन, है ना। अगर अपनी एज में मान लो 10 साल है, तो अगर विद इन दीज 10 years दे विल नॉट रिप्रोड्यूस, वो अपने ही जैसे कुछ और इंडिविजुअल्स बना के नहीं जाते हैं इस अर्थ पे, तो फाइनली क्या होगा कि जब ये 100 डॉग्स का लाइफ स्पैन पूरा होगा तो यहाँ पर डॉग्स की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी खत्म। ठीक है, तो इसलिए लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। क्लियर? अब रिप्रोडक्शन को हम, जो प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल अपने ही जैसे कुछ और इंडिविजुअल्स बनाता है, तो ये सेक्सुअल मीन्स से भी हो सकता है और एसेक्सुअल मीन्स से भी हो सकता है, जिसमें ये एक रेपिटेशन है, एक प्रोसेस है विच कैन रिपीट द प्रोसेस इन देयर ओन टर्न। तो मान लो अगर ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये दोनों पेरेंट्स हैं, इन दोनों ने जब इनकी रिप्रोडक्टिव एज आई तो इन दोनों ने रिप्रोड्यूस किया और अपने ही जैसे कुछ और इंडिविजुअल्स बनाए। अब जब इन बच्चों की बारी आएगी, जब ये बच्चे रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचेंगे और ये भी क्या करेंगे, ये भी अपने ही जैसे कुछ और इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करेंगे, अपने ही जैसे ह्यूमन के बेबीज प्रोड्यूस करेंगे। सो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है ना, द पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। तो 2 तरह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। वन इज एसेक्सुअल मीन्स एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। मतलब जैसे कि आप याद करो, हमने बैक्टीरिया पढ़ा था, तो बैक्टीरिया में हमने क्या देखा था कि एक सेल था, तो ये सेल, मान लो ये है वो सेल, बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया का सेल था, इसने क्या किया, ये ग्रो हुआ, मैच्योर हुआ और फाइनली इसने अपने अंदर के न्यूक्लियस को, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या करना शुरू कर दिया, इसने अपने अंदर के जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया और इसने क्या किया, एक पेरेंट से अब हमें 2 डॉटर बैक्टीरिया मिल गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ एक ही बैक्टीरिया था और उसी से हमें फर्दर 2 बैक्टीरिया मिल गए। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जहां पर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है उसे हम बोलते हैं
कौन सा प्रोसेस? एसेक्सुअल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा प्रोसेस आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का जहां पर 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। कितने होते हैं? 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो अभी तक इनको बस इतना ही याद रखना। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, सो ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, सो वी हैव अ फादर, वी हैव अ मदर, बोथ ऑफ देम टुगेदर प्रोड्यूस सम मोर इंडिविजुअल, सम मोर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो अभी इतना हमने समझ लिया। इन दोनों को अब हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अमीबा, अमीबा सबको पता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसकी कोई शेप नहीं है। ठीक है, शेप नहीं है बट बीच में हमें एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये है पेरेंट सेल। दिस पेरेंट सेल विल मैच्योर। ठीक है, जब ये पेरेंट सेल मैच्योर हो जाएगा, अब धीरे धीरे ये क्या करेगा, यहाँ पर एक हमें ऐसी स्टेज देखने को मिलेगी जहां पर इसके बीच में जो न्यूक्लियस है ना वो इलोंगेट हो गया होगा। न्यूक्लियस इलोंगेट हो जाएगा और फाइनली ये न्यूक्लियस जो है ये 2 में डिवाइड हो जाएगा ऐसे। तो एक पेरेंट अमीबा के अंदर हमें 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। तो वो प्रोसेस जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, क्लियर? टर्म याद रखनी है। ओके, सो कैरियो इज अ वर्ड दैट मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस इज डिविजन। क्लियर? अब इसके बाद एक बार न्यूक्लियस डिवाइड होगा, अब क्या होगा, अब यहाँ पर ना ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना ये अंदर की तरफ को मुड़ने लग जाएगी एक तरह से, और कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो अब क्या होगा, फाइनली ये दोनों सेल जो हैं दोनों के पास एक एक न्यूक्लियस होगा और अब दोनों क्या करेंगे, बीच से टूट जाएंगे और ये 2 डॉटर सेल्स बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो एक चीज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा प्रोसेस पहले होता है, क्या न्यूक्लियस पहले डिवाइड करता है या साइटोप्लाज्म पहले डिवाइड करता है। तो देखो, पहले न्यूक्लियस ही डिवाइड करेगा, बस ये याद रख लो। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है, एक तरह से ब्रेन है हमारे सेल का। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर लेगा, वो दो पोल्स पे एक तरह से चला जाएगा और फाइनली साइटोप्लाज्म बीच से डिवाइड कर जाएगा। सो वर्ड साइटो मीन साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस इज डिविजन। ठीक है, सो फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस विल टेक, देन साइटोकाइनेसिस विल टेक प्लेस। क्लियर? अब फाइनली यहाँ पर हमें मिल जाएंगे एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज बाइनरी फिजन। बाय मीन्स 2, बाय मीन्स 2। तो एक पेरेंट सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। सो दिस टेक्स प्लेस इन अमीबा और इस प्रोसेस को हमने बुलाया है बाइनरी फिजन। समझ आ गया सबको? इसके बाद चलते हैं जहां पर कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होते, मतलब टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है या से ह्यूमिडिटी का जो लेवल है, परसेंटेज है वो सही नहीं है, तो उस कंडीशन में अमीबा जो है वो डिवाइड नहीं करता है। तब क्या होगा कि ये पेरेंटल सेल है, ये क्या है, ये है पेरेंट सेल। ठीक है, पेरेंट सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये पेरेंट सेल था, ये न्यूक्लियस था, ये अपने बाहर एक कवरिंग बना लेगा दैट इज कॉल्ड एज सिस्ट। तो ये एक कवरिंग है, दिस इज अ हार्ड कवरिंग अराउंड दिस अमीबा। ठीक है, अब क्या होगा कि अंदर ही अंदर ना न्यूक्लियस डिवाइड करता रहेगा, सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। तो मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। तो न्यूक्लियस डिवाइड करता रहेगा और बहुत ज्यादा डिवाइड कर जाएगा। तो इस पर्टिकुलर डिवीजन को हम बुलाते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टी मीन्स मैनी। तो एक सेल जो है वो बहुत सारे में डिवाइड कर जाएगा। अब फाइनली जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये जो सिस्ट है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहां से सारे के सारे न्यूक्लियाई जो है वो बाहर चले जाएंगे। सो दिस इज मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो ये भी बैक्टीरिया के केस में, अमीबा के केस में हम देखते हैं। अब उसके बाद आता है एक और
टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एनिमल्स एंड दैट इज बडिंग। तो बडिंग के लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल, द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन टेक इज हाइड्रा। तो हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक ऐसा प्लांट जैसा देखने को मिलता है, होता ये एनिमल है, रिमेंबर दैट। तो हाइड्रा क्या है? एक ऐसी बॉडी है और इसमें ये जो आपको ऊपर ये दिखाई दे रहे हैं ना, सो दीज आर कॉल्ड एज टेंटिकल्स, इन्हें हम बुलाते हैं टेंटिकल्स। ठीक है, ये जो टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, ये आपको इनिशियली आपको ना एक बड सा दिखाई देगा। पहले तो ये पेरेंट बॉडी है, ठीक है, सो दिस इज पेरेंट बॉडी। ठीक है, इस पेरेंट बॉडी पे आपको एक छोटी सी आउटग्रोथ देखने को मिलेगी। अब ये जो आउटग्रोथ है ना, इनिशियली आपको इसमें टेंटिकल्स नहीं देखने को मिलेंगे, आपको लगेगा कि ऐसे कोई आउटग्रोथ है पेरेंट बॉडी से, ऐसे ही कुछ बड सा निकल आया है। सो दिस इज द बड दैट कम्स आउट ऑफ द पेरेंट बॉडी। अब बड के आने के बाद ये बड जो है ये क्या करता रहेगा? बड विल ग्रो। ठीक है, बड ग्रो करता रहेगा और ग्रो करने के बाद धीरे धीरे हमें इसमें भी ऐसे ही टेंटिकल्स देखने को मिलेंगे। अब ये बड इनिशियली पेरेंट की बॉडी से अटैच होके ही ग्रो करेगा। पेरेंट की बॉडी से अटैच होने के बाद जब ये फुली थोड़ा सा मेच्योर हो जाएगा और एक इंडिविजुअल लाइफ जी सकता होगा, तब वो पेरेंट की बॉडी से क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा, डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी। ठीक है, इट विल डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी और फाइनली वो भी एक फुली ग्रोन एडल्ट की तरह ग्रो हो जाएगा, तो वो भी एक इंडिविजुअल लाइफ जिएगा। सो दिस प्रोसेस जहां पर एक बड की तरह एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज बडिंग। बडिंग। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अभी तक समझ आया सबको? क्योंकि अभी हम बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। Now the next type of asexual reproduction in animals is regeneration. तो रीजेनरेशन वर्ड क्या बता रहा है? वर्ड बता रहा है कि कोई चीज जो है ना वो फिर से जनरेट हो रही है, यही बता रहा है ना, फिर से जनरेशन, राइट? तो यहाँ पर एक्चुअली ऐसा ही हो रहा है। तो जैसे अभी हम हाइड्रा के बारे में पढ़ रहे थे कि हाइड्रा में बडिंग होती है, ठीक है, वैसे ही हाइड्रा में एक और एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का, दैट इज रीजेनरेशन, जहां पर अगर आप इस पर्टिकुलर हाइड्रा की बॉडी को कट कर दोगे ऐसे ट्रांसवर्सली, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे पास आगे दो पार्ट्स से, दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2। अब दोनों ही पार्ट्स फर्दर, ये वाला पार्ट जो है वो इस पार्ट को रीजनरेट कर लेगा और ये वाला जो पार्ट है वो इस पार्ट को रीजनरेट कर लेगा। ठीक है, और फाइनली ये दोनों भी ग्रो होके क्या कर लेंगे? ये मैच्योर इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। सो दिस प्रोसेस इज रीजनरेशन। क्लियर? दूसरा, स्टारफिश। स्टारफिश भी रीजनरेशन शो करती है। कैसे? आप ये देख रहे हो, ये एक स्टारफिश है। अब हमने क्या किया ना, इसको यहां से कट कर दिया, ठीक है, हमारे पास आ गए ये दो पीसेस। अब क्या होगा कि दोनों ही धीरे धीरे ग्रो, दोनों ही अपने आप का जो मिसिंग पार्ट है ना उसको ग्रो करना शुरू कर देंगे और फाइनली हमारे पास फिर से दो मेच्योर स्टार फिशेज आ जाएंगी। ठीक है, तो मतलब अगर आप स्टारफिश को 5-6 पीसेस में भी काट दो ना, तो भी हर एक पार्ट खुद को रीग्रो करके एक नई स्टारफिश बना लेगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल, दिस इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एनिमल्स, इन केस ऑफ सम एनिमल्स। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा हाथ कटा तो कल नया उगना शुरू हो जाएगा। So that does not take place in us, but कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा है, स्टारफिश है, उनमें हमें रीजनरेशन कैपेबिलिटीज देखने को मिलती है। क्लियर? तो समझ आ गया इतना? So this was asexual method or asexual mode of reproduction. Now we will come to sexual reproduction, the sexual mode, the second mode. तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताओ, how many parents are involved? So 2 parents are involved. So this is the process where 2 parents are involved. Both of them will produce gametes and these gametes will fuse with each other और एक नया इंडिविजुअल बनेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में वो होगा जो एसेक्सुअल में नहीं हुआ। क्या आपने एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन जब हमने अभी पढ़ी, तो क्या आपने, या जब हमने प्लांट्स में भी एसेक्सुअल मोड पढ़ा था रिप्रोडक्शन का, क्या आपने ये सुना था कि कहीं पर भी गैमीट्स बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं। बल्कि जब हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आए थे इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो हमने पढ़ना शुरू किया था कि पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, उससे पहले एसेक्सुअल में हमने नहीं पढ़ा था। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, जिन्हें हम सेक्स सेल्स भी बुलाते हैं, एंड दिस इज द मेल गैमीट एंड दिस इज द फीमेल गैमीट। ठीक है, सो रिमेंबर दीज सिंबल्स। दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स मेल, ठीक है, एंड दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स फीमेल। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर क्या होता है कि एक मेल गैमीट होता है, दैट इज द स्पर्म। ठीक है, सो दिस इज स्पर्म विच इज द मेल गैमीट। ठीक है, ये कौन सा गैमीट है? दिस इज द मेल गैमीट। तो इसके थोड़े से स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। तो आपको ना ये जो पूरा गैमीट है ये आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड होता हुआ नजर आएगा, तो बहुत क्लियरली विजिबल है। सबसे पहला पार्ट है ये वाला, ये ऊपर वाला, देन दिस इज द सेकेंड एंड दिस लॉन्ग टेल इज द थर्ड वन। सबसे सिंपलेस्ट से शुरू करेंगे, सबसे सिंपल वाला जिसे हमने टेल बुलाया है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज टेल। ठीक है, दिस पोर्शन इज द मिडल पीस। ठीक है, मिडल पीस, एंड दिस पोर्शन इज हेड। समझ आ गई बात? ये सब हमें समझ आ गया। अब अगर आप यहां पर भी देखो ना, तो ये हो गया स्पर्म के 3 पार्ट, सो हेड, मिडल पीस एंड द टेल। अब इसके हेड में अगर आप देखोगे ना, तो आपको एक ये आर्क शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और एक ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्रोजोम। ठीक है, जो ऐसे आर्क शेप का स्ट्रक्चर है, तो अगर मैं इधर ड्रॉ करूं तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज एक्रोजोम, और नीचे इसके होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ये क्या है, ये कौन सा पोर्शन है? दिस इज न्यूक्लियस, जिसमें कि फादर का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, फिर आता है मिडल पीस। तो मिडल पीस में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज होती है विच इज द, आई विल राइट इट ओवर हियर, विच इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? जस्ट रिकॉल, सेल हमने पढ़ा है, सेल में हमने एक सेल ऑर्गेनेल पढ़ा था विच वाज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बुलाते हैं? उसको एक नाम दिया जाता है अलग से, दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसे बुलाया जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसमें होते हैं खूब सारे एटीपी की प्रोडक्शन, और इसी एटीपी प्रोडक्शन की वजह से इस स्पर्म को एनर्जी मिलती है टू मूव, और इसकी मूवमेंट में हेल्प करती है ये टेल। समझ आ गया? पूरा स्ट्रक्चर समझ आया सबको अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिस इज द एग सेल। तो अगर आप एग सेल को देखो, सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर भी ना दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होता है जेनेटिक मटीरियल। क्या होता है? जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल होगा, और यहाँ पर जैसे कि सेल है, जिस हर सेल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म इसमें भी होगा। अब क्या होगा कि ये दोनों ही गैमीट्स हैं, ये दोनों ही सेक्स सेल्स हैं, तो ये दोनों ही सेल्स क्या कर जाएंगे? आपस में फ्यूज कर जाएंगे। तो जब ये आपस में फ्यूज करेंगे तब क्या होगा? तो अब देखो, यहाँ पर एग सेल एक ही है, और यहाँ पर बहुत सारे जो मेल गैमीट है, दैट इज स्पर्म, दे विल मूव टुवर्ड्स दिस एग सेल। तो क्या होगा? तो इनमें से सिर्फ एक ही स्पर्म है जो एग को फर्टिलाइज करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एग है ना, वो मोटाइल नहीं है, वो नहीं मूव करेगा। मूव कौन करेगा? सिर्फ मेल गैमीट। तो मेल गैमीट को अगर मूव करना है, तो एक तो मूवमेंट का कोई साधन चाहिए, तो इसके पास टेल है मूव करने के लिए। दूसरा, मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, कोई भी काम करना है। अब अगर मैं बोल भी रही हूँ तो आई नीड एनर्जी, आप सुन रहे हो तो आपको भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, आप नोट्स बना रहे हो मेरे साथ साथ, तो आपको भी एनर्जी चाहिए। सो इन द सेम वे यहाँ पर इस मेल गैमीट को भी चाहिए एनर्जी, जो इसको देगा मिडल पीस में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सो दीज मेल गैमीट्स विल कम टुवर्ड्स द
फीमेल गैमीट। ठीक है, तो अब क्या होगा फाइनली, अब ये दोनों ही आपस में फ्यूज कर जाएंगे और फाइनली हमें मिलेगा एम्ब्रायो। क्या मिलेगा? एम्ब्रायो। समझ आ गई? तो जब ये फ्यूज करेंगे, अब एक सेल होगा पहले, तो उसके बाद 2 सेल होंगे, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे सेल का नंबर बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे ये सेल्स जो है ये ग्रो करते जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के शेप्स लेते जाएंगे और फाइनली हमें मिल जाएगा एक एम्ब्रायो। ठीक है, तो आई होप दिस मच इज क्लियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ आ गया है। अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ठीक है, तो हमने सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो बिना कुछ और जाने सबसे पहले तो हम इस सिस्टम को, इस पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को करेंगे लेबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको ये क्लाउड जैसे 2 स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, ऐसे व्हाइट कलर की कुछ बॉडीज। सो दीज आर ओवरीज। तो ये एक ओवरी है और ये है दूसरी ओवरी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फीमेल्स में देयर आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। तो 2 ओवरीज होती हैं। ठीक है, दोनों ओवरीज कनेक्टेड होती हैं किससे? एक स्ट्रक्चर से, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, जो कि ये है। ठीक है, सो दिस इज दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। क्या बुलाते हैं हम इसे? फेलोपियन ट्यूब। तो यहां पर भी आई एम राइटिंग FT, दैट इज फेलोपियन ट्यूब। तो दोनों ही तरफ क्या है? फेलोपियन ट्यूब्स है। फेलोपियन ट्यूब्स दे ओपन इनटू दिस पेयर, inverted pear shaped structure which is called as uterus. इसे बुलाते हैं यूट्रस। यूट्रस opens into a narrow tube like structure which is called as cervix, and finally this cervix will open into this structure which is called as vagina. समझ आ गया? तो ये है हमारी पूरी लेबलिंग। तो आपको क्या क्या लेबल करना है? आपको ओवरीज लेबल करनी है, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। तो सिर्फ ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कहां पर मार्क करनी है। ठीक है, क्लियर है सबको लेबलिंग? कोई डाउट है तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इन्हीं ओवरीज को, ओवरीज क्या है? ओवरीज आर द प्राइमरी गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, मतलब जो गैमीट्स बनते हैं इन केस ऑफ फीमेल। तो फीमेल गैमीट कौन सा था? जल्दी से बताओ। एक ही गोल सा स्ट्रक्चर, दैट इज द एग और द ओवम। ठीक है, तो ये कुछ स्मॉल ओवल बॉडीज हैं और ये होती, इनका जो पेरिफेरल पार्ट होता है वो बनाता है एग या फिर ओवम, ओवा। ठीक है, जो सिंगल होता है उसे हम ओवा बुलाते हैं। तो अब हमने देखा कि 2 ओवरीज हैं, दोनों तरफ पे क्या है? एक ओवरी इधर है और एक ओवरी इधर है। तो हर महीने एक फीमेल की बॉडी एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक एग रिलीज करता है। तो बेसिकली एक ओवरी एक एग रिलीज करती है एंड इट इज सेड दैट कि एक महीने से राइट ओवरी ने एग रिलीज किया, अब सेकेंड मंथ में लेफ्ट ओवरी रिलीज करेगी, फिर लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट। ठीक है, सो इट इज ऑल्टरनेट। सो ओनली 1 egg matures in each ovary every alternate month. क्लियर? तो ये बात समझ आ गई। तो ये जो ओवल शेप बॉडीज हैं, these are the ovaries which produce the female gamete. ठीक है, तो ओवरीज क्या करती हैं? दे प्रोड्यूस फीमेल गैमीट। समझ आया सबको अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज दीज स्ट्रक्चर्स। अब हमने ओवरी पढ़ लिया है। ठीक है, ओवरी के बाद अब हम देखते हैं कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब्स। क्या बुलाते हैं? फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब इसके ना 2 और नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है।
इन्हें ओविडक्ट्स भी बुलाते हैं और इन्हें यूट्राइन ट्यूब्स या फिर फेलोपियन ट्यूब भी बुलाते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब को यूट्राइन ट्यूब, क्योंकि यूट्रस से कनेक्टेड है तो यूट्राइन ट्यूब्स, और ओविडक्ट भी इन्हें ही बुलाते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब ये जो है ना, ये बहुत लंबी नहीं होती है, इनकी लेंथ होती है अराउंड 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? अराउंड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। और इनका जो माउथ होता है, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर ओवरी है तो यहाँ पर जो इनका माउथ होता है ना, वो कुछ ऐसा फनल शेप का होता है। ठीक है, ये एक फनल शेप माउथ होता है विच इज कॉल्ड एज ओविडक्टल फनल। ठीक है, DUCTAL। ठीक है, ओविडक्टल फनल। अब यहाँ पर इसी के अंदर, इस पूरी ट्यूब के अंदर जो यहाँ तक जाएगी, इसके अंदर एक स्पेशल चीज प्रेजेंट होती है विच इज सीलिया। तो याद करो, रिकॉल करो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जो फीमेल गैमीट है वो इमोटाइल है, मतलब वो मूव नहीं कर सकता। याद आया? तो अगर वो इमोटाइल है तो वो कैसे मूव करेगा? अब उसको ओवरी से निकलकर उसको यूट्रस तक जाना होता है, तो वो कैसे जाएगा? तो यहाँ पर उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम बुलाते हैं सीलिया। तो इनका काम क्या है? पहले तो जैसे ही ओवरी ने एग रिलीज किया, पहले तो ये इस एग को कैच करेंगे। इस एग को कैच करने के बाद इनकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट से, मतलब ये फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं। इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि एग जो है या जो फीमेल गैमीट है वो इस पूरे के पूरे ट्रैक में मूव करता है। तो समझ आया कि कैसे मूव करता है? इवन दो इट इज इमोटाइल, इट इज मूविंग और वो यूट्रस तक पहुंचेगा। ठीक है, सो यहाँ पर पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है इन द वॉल्स ऑफ ओविडक्ट विच पुश द एग डाउन इनटू द यूट्रस। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट कम्स इज द यूट्रस। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो, यूट्रस है ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर आप इस पियर को, ये क्या है? दिस इज अ पियर। तो अगर आप इस पियर को उल्टा कर दो तो ये भी कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। सो दैट इज व्हाई इट इज हॉलो इन्वर्टेड पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। और इसकी जो पूरा का पूरा इसका लेंथ और विड्थ है, इट इज 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर विच इज सिचुएटेड इन द पेल्विक कैविटी बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। तो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ये यूट्रस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लोकेशन याद रखनी है। साइज आप ना भी याद रखो तो चलेगा, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि कौन सा पार्ट जो है वो कितनी लेंथ का या फिर कितना बड़ा होता है, सिर्फ इसलिए। ठीक है, नाउ द एम्ब्रायो ग्रोज एंड डेवलप्स इन द यूट्रस। तो इस पर्टिकुलर यूट्रस को हम बुलाते हैं वूम। तो कहीं कहीं आप वूम आपने सुना होगा ये वर्ड। सो मदर्स वूम। सो व्हाट इज दिस मदर्स वूम? दिस इज यूट्रस। क्योंकि जब एक एग फर्टिलाइज होता है, तो रिमेंबर दिस थिंग, एक और चीज जो मैंने फेलोपियन ट्यूब में नहीं बताई, मैं अभी बता रही हूँ आपको, कि एग को रिलीज करने का काम करेगी, एग को बनाने का और रिलीज करने का काम होगा ओवरी का। अब फेलोपियन ट्यूब में दूसरी तरफ से आ जाते हैं खूब सारे मेल गैमीट, दैट इज द स्पर्म, और वो आके अब इस एग सेल को फर्टिलाइज कर देते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कहां पर होगी? ह्यूमंस के केस में फर्टिलाइजेशन कहां पर होगी? तो फर्टिलाइजेशन होगी फेलोपियन ट्यूब में। कहां पर होगी? फेलोपियन ट्यूब। तो जल्दी से बताओ, दो और नाम बताए थे ना मैंने आपको फेलोपियन ट्यूब के, कौन कौन से थे वो? जल्दी से। एक तो था ओविडक्ट और दूसरा यूट्रस से कनेक्टेड है तो यूट्राइन ट्यूब। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन मतलब जो मीटिंग होगी मेल और फीमेल गैमेट की, वो फेलोपियन ट्यूब में होगी। अब मीट करने के बाद ये पूरा का पूरा जो सेल है वो मूव करेगा टुवर्ड्स द यूट्रस, और फाइनली यूट्रस में आकर ये यहाँ पर यूट्रस की वॉल से ऐसे अटैच हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, जो हम थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है अपने बारे में जानना। तो
मुझे ऐसा लगता है कि अपने बारे में जानना इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड अपने बारे में पता होना इज वेरी गुड थिंग। अपने बारे में पता तो होना चाहिए सबको, ठीक है, राइट। तो अब इतना समझ आ गया। तो अब यूट्रस की वॉल के साथ जाके अब ये ऐसे अटैच हो जाएगा और यहीं पर इसी यूट्रस का जो साइज है ना वो धीरे धीरे जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है धीरे धीरे साइज भी बड़ा होता जाता है। और जब बेबी यूट्रस का साइज बड़ा होता जाता है क्योंकि इसकी वॉल जो है वो काफी इलास्टिक होती हैं, तो पूरा का पूरा बेबी की डेवलपमेंट जो है इनसाइड द मदर हैपेंस इन द यूट्रस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वूम। ठीक है, समझ आया सबको? गुड। अब हम बढ़ते हैं आगे एंड द नेक्स्ट पार्ट इज विजाइना। तो दिस वाज द यूट्रस, ये वाला पार्ट यूट्रस था और यहां से एक नैरो हमें किनाल देख रहे हैं जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं। और सर्विक्स के बाद ये जो है, सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज विजाइना और इसे एक और नाम दिया जाता है दैट इज बर्थ कैनाल। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक मस्कुलर ट्यूब जैसी है जिसकी लेंथ 10 to 15 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, 10 से 15 सेंटीमीटर, राइट। नाउ इट रिसीव्स मेल पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो पेनिस इज इंसर्टेड इनटू दिस विजाइना और फाइनली यहीं से एक बेबी जो है वो यहीं से स्पर्म्स एंटर होते हैं इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फाइनली जो बेबी पैदा होता है, द बेबी आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट जो बेबी बॉर्न होता है वो बेबी भी इसी पूरे कोर्स से होकर, इसी कैनाल से होकर निकलता है। इसीलिए हम इसे बुलाते हैं बर्थ कैनाल। सो द पैसेज ऑफ बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। ठीक है, समझ आ गया इतना सबको? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द लेबलिंग ऑफ द डायग्राम फर्स्ट। ठीक है, तो एक बार जगह पता होगी सो देन वी कैन इलैबोरेट दी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो सबसे पहले द मेन ऑर्गन विच आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द मेल गैमीट इज दिस, दैट इज टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस बेसिकली एक सैक में होती हैं जिसे हम बुलाते हैं स्क्रोटल सैक। ठीक है, समझ आ गया? अब टेस्टिस वो जगह है जहां पर मेल गैमीट्स बनते हैं और जैसे हमने ओवरीज पढ़ा था जहां फीमेल गैमीट बनते थे तो वो पेयर में थी, वैसे ही यहाँ पर टेस्टिस भी पेयर में होती हैं। तो एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। ठीक है, अब उसके बाद ये आप एक क्राउन सा कुछ आप देख रहे हो ओवर द टेस्टिस, सो दिस इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो इसे हम एपिडिडाइमिस बुलाते हैं। ठीक है, एपिडिडाइमिस से अब ये ऊपर को आप एक डक्ट या ट्यूब देख रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड एज स्पर्म डक्ट। ठीक है, अब स्पर्म डक्ट और जो है दोनों स्पर्म डक्ट, एक इधर से आ रही है और एक डक्ट इधर से आ रही है, दोनों ही मिलती हैं बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। तो बेसिकली ये हम पीछे की तरफ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मतलब बैक साइड से स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो दोनों ही यूरिनरी ब्लैडर के पीछे आके एक दूसरे से मिलती है, राइट। अब यहाँ पर आप एक और चीज देखते हो, ये आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये देख रहे हो आप ऐसे विंग्स जैसे स्ट्रक्चर। सो दीज आर द सेमाइनल वेसिकल्स। ठीक है, दूसरा ये वाले कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो फिर से कुछ विंग्स जैसे ही हमें दिखाई दे रहे हैं। सो दीज आर द प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद ये वाले स्ट्रक्चर्स, ये क्या हैं? दीज आर अगेन ग्लैंड्स विच आर कॉल्ड एज कपर्स ग्लैंड्स। समझ आ गया? सो अब इसके बाद ये तीनों ग्लैंड्स आए और इनके बाद आपको ये वाला एक मस्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। सो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसे क्या बुलाते हैं? इसे हम बुलाते हैं पेनिस।
ठीक है, तो पूरा डायग्राम समझ आ गया, कहां पर कौन सा पार्ट है, किसे क्या बुलाते हैं। अब एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द प्राइमरी गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, दैट इज द टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस कहां पर होती हैं, अब यहाँ पर आपको ना काफी क्लियरली दिखाई देगा। सो दिस इज द, ये क्या है, टेस्टिस। ठीक है, और इसके टेस्टिस के बाहर आपको ये एक सैक देखने को मिल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज द स्क्रोटल सैक। ठीक है, तो इस सैक के अंदर टेस्टिस होती हैं। सो दीज आर द ओवल ऑर्गन्स विच contained in a thin walled sac of skin called scrotum or the scrotal sacs. ठीक है, scrotum या scrotal sacs. Clear? Okay. So the next one is the embryonic stages. तो embryonic stages में क्या होता है? अब एम्ब्रायोनिक स्टेजेस में क्या होता है, तो एम्ब्रायोनिक स्टेजेस में क्या होता है कि टेस्टिस जो हैं वो स्क्रोटल सैक में नहीं होती हैं, वो होती हैं एब्डोमेन में। ठीक है, तो कैसे समझेंगे, मतलब ये जो पेट वाला रीजन होता है ना, सो जो चेस्ट है हमारी, जो डायाफ्राम है, लंग्स है, ये होते हैं सारे एक कैविटी में, और इस कैविटी को हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। ठीक है, तो थोरैसिक कैविटी या फिर इसे बुलाते हैं चेस्ट कैविटी। तो यहां पर क्या होती हैं, यहां पर होते हैं लंग्स। अब इस कैविटी से नीचे एक और इस रीजन, ये जो थोरैसिक कैविटी है, इस थोरैसिक रीजन के नीचे एक और रीजन होता है विच इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल रीजन या फिर एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है हमारा, जैसे कि स्टमक है, तो स्टमक हमारा एब्डोमिनल रीजन में होता है। वैसे ही ये जो टेस्टिस हैं, तो अगर हम यहाँ पर मार्क करना चाहें ना, तो यहां से ऊपर का जो ये रीजन है ना, दिस इज एब्डोमिनल रीजन, और इसके नीचे का जो रीजन है दिस इज नॉट एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, तो यहां से ऊपर ऊपर क्या है, एब्डोमिनल रीजन है। तो ये जो एब्डोमिनल रीजन है या ये जो एब्डोमिनल कैविटी है ना, दिस कैविटी इज लाइक एक स्टमक वाली कैविटी। तो यहाँ का जो बॉडी टेम्परेचर है दिस इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। हम सबको पता है हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो हमारी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर पर हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस नॉर्मली होते हैं। मतलब खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो रहा है, सब कुछ आराम से होता है इस टेम्परेचर पर। लेकिन अगर इस टेम्परेचर से ऊपर या नीचे हो जाए हमारी बॉडी का टेम्परेचर, तो हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो ढंग से काम नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब हमारे जो बॉडी के प्रोसेसेस हैं वो ढंग से नहीं होंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब एक बच्चा एम्ब्रायोनिक स्टेज में होता है, छोटा होता है, मदर के वूम में होता है, तो उस स्टेज में टेस्टिस जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल रीजन। मतलब ये नीचे को स्क्रोटल सैक नहीं होता है, वो ऊपर ही होती है। लेकिन जैसे ही एक बेबी पैदा होता है, जैसे ही एक बेबी बॉय पैदा होता है, वैसे ही immediately after birth, these testes come down into this scrotum or the scrotal sac. अगर किसी भी मेल्स में, किसी भी बेबी में या मेल में अगर टेस्टिस दे डू नॉट डिसेंड into the scrotal sac or the scrotum, तो उस केस में that particular male is called as sterile male। ठीक है, या फिर उसे क्या बुलाया जाता है, उसे मतलब that is called as sterility। तो इस केस में the male is not capable of reproducing, the male body does not produce sperms or the male gamete। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये जो टेस्टिस हैं व्हेन दे आर डिसेंडेड इनटू द स्क्रोटम, तो यहाँ पर बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्रीज, मतलब आप रख लो कि 34 to 34.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है यहाँ पर। ठीक है, 34 to 35 आप रख लो। तो इस टेम्परेचर पर ही टेस्टिस आर एबल टू प्रोड्यूस द मेल गैमीट। अगर ये टेम्परेचर 37 होगा, सो दीज टेस्टिस विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली और गैमीट्स नहीं बना पाएंगे। तो उस सिचुएशन में दे आर कॉल्ड, दीज मेल्स आर कॉल्ड एज स्टेराइल मेल्स।
ठीक है। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो टेम्परेचर रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ टेस्टिस, क्योंकि जब ये स्क्रॉटल सैक में आती हैं तो इनका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम हो जाता है बॉडी टेम्परेचर से, एंड इट इज दीज आर रेगुलेटेड बाय द स्क्रोटल वॉल्स। ठीक है, तो टेम्परेचर को कम ज्यादा करना कि कौन सा फेवरेबल टेम्परेचर है जो टेस्टिस को चाहिए फॉर production of the male gamete, so that is all regulated by the walls of the scrotum, that so they are called as the scrotal walls। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब है स्ट्रक्चर। अब अगर आप टेस्टिस देखो ना तो हम बहुत डिटेल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे, यहाँ काफी कुछ लिखा है, हम इतना कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करूंगी जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, और यहाँ पर ना सबसे पहले आपको ये कुछ ऐसे मैगी नूडल टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। ये डक्ट्स होती हैं, ये डक्ट्स फर्दर आगे जाके कुछ और डक्ट से मिलती हैं और फिर ये नेटवर्क एक बना देती हैं, मेश जैसा एक नेटवर्क, विच फाइनली आर कनेक्टेड टू सम मोर डक्ट्स, और फाइनली वो आके इस स्ट्रक्चर पे पहुंचती हैं। सो डू यू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर? मैंने आपको बताया था कि दीज आर द टेस्टिस, और उनके ऊपर एक क्राउन शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। तो बेसिकली होता क्या है, जो मेल गैमीट है वो इन डक्ट्स में बनता है और एक डक्ट से आगे की तरफ ये मूव होता जाता है। एपिडिडाइमिस स्टोर्स दीज द स्पर्म्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय दीज टिब्यूल्स। ठीक है, ये जो टिब्यूल्स हैं ये बनाते हैं स्पर्म्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं स्पर्म्स को फॉर सम टाइम और उनको मैच्योर होने देते हैं। तो एपिडिडमिस में स्टोर होंगे और मैच्योर होंगे स्पर्म, एंड फाइनली दे विल मूव इनटू दीज स्पर्म डक्ट्स। तो वास डिफरेंसर, या फिर हम इसे बुलाते हैं इन शॉर्ट स्पर्म डक्ट्स। ठीक है, तो फाइनली ये फिर आगे इस डक्ट में मूव हो जाते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई टेस्टिस लाई आउटसाइड द स्क्रोटम। तो स्क्रोटम के बाहर क्यों होती हैं? तो स्क्रोटम के बाहर होने का रीजन है कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, सो दिस टेम्परेचर इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 37 डिग्री सेल्सियस है विच इज नॉट सूटेबल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है, अब क्योंकि ये सूटेबल नहीं है स्पर्म प्रोडक्शन में, सो दैट इज व्हाई द टेस्टिस दे लाई आउटसाइड एब्डोमेन, और यहां का जो टेम्परेचर है इट इज 2 to 3 डिग्री लोअर देन body temperature, which favors the production of the male gamete or the sperms। ठीक है, तो इसीलिए टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होती हैं इन द स्क्रोटम। ठीक है, समझ आ गई बात, सबको क्लियर है? तो आगे बढ़े, आगे कुछ और चीजें जानेंगे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द स्पर्म डक्ट, जिसे हम वास डिफरेंसर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब हमने ये पढ़ा, सो टेस्टिस देन एपिडिडाइमिस, और ये जो डक्ट है, सो दिस डक्ट इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द स्पर्म डक्ट। ठीक है, सो दे ट्रेवल अपवर्ड इनटू द एब्डोमेन, राइट। तो यहाँ पर 2 स्पर्म डक्ट्स होती हैं विच लूप ओवर द यूरेटर। तो ये ऊपर ऊपर को जाती हैं और पीछे जाकर यूरिनरी ब्लैडर के पीछे जाकर मिल जाती हैं, एंड देन दे जॉइन एक कॉमन डक्ट। ये एक कॉमन डक्ट को जॉइन करती हैं विच इज यूरेथ्रा। सो यूरेथ्रा बेसिकली एक कॉमन डक्ट है फॉर पासेज ऑफ यूरिन एंड द स्पर्म्स। ठीक है, तो ये कहां पर मिलेंगी, ये दोनों जाकर मिल जाएंगी इनटू द यूरेथ्रा। क्लियर? अब यहाँ पर अगला आता है एक्सेसरी ग्लैंड्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस चीज को ध्यान रखना है, स्पेशली द सीक्वेंस। ठीक है, तो मैं आपको सीक्वेंस में ही कराऊंगी। सबसे पहले आपको ये ग्लैंड्स देखने को मिल रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, ये
बटरफ्लाई विंग्स जैसे। उसके बाद एक थोड़े से छोटे से आपको विंग्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज द प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ठीक है, फिर आपको यहां पर दो और दिखाई दे रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर इन पेयर, रिमेंबर दैट ये पेयर में होते हैं, दो दो होते हैं मतलब। ठीक है, सो दे आर द कार्पस ग्लैंड्स। जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे, जब आप क्लास 10 में जाओगे तो इसका आप एक और नाम पढ़ोगे, दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, तो बल्ब जैसी शेप के है तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हम इन्हें बुलाते हैं। तो इसका सीक्वेंस याद रख लेना, SPC। ठीक है, तो अब जैसे मर्जी याद रखना है, बस याद रख लेना। तो सबसे ऊपर आएंगे सेमिनाइल वेसिकल्स, देन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देन द कार्पस ग्लैंड। ठीक है, तो ऊपर वाला सबसे बड़ा है, फिर छोटा है और फिर और छोटा है। क्लियर? तो ये तीनों अब हमें समझ आए हैं। अब एक एक को देखते हैं, इनका फंक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेमिनल वेसिकल्स, तो ये जो सेमिनल वेसिकल, ये सेमाइनल वेसिकल्स जो होते हैं, दे आर अ पेयर ऑफ लोब्यूलेटेड ग्लैंड। तो देख लो पेयर में है, लोब्यूलेटेड ग्लैंड्स है विच आर लोकेटेड बिटवीन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम। तो पीछे की तरफ है यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में। ठीक है, then the duct from each seminal vesicle join the corresponding sperm duct just before it unites the urethra। इससे पहले कि ये यहाँ पर यूरेथ्रा में ज्वाइन हो, ठीक है, उससे पहले ही यहाँ पर हमें ये डक्ट्स देखने को मिलती हैं जो किसमें चली जाती हैं, जो स्पर्म डक्ट के साथ ज्वाइन कर जाती हैं। तो बेसिकली अपनी सिक्रीशन पोर कर देते हैं इनटू द स्पर्म डक्ट्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इनका काम क्या है। इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, स्पर्म्स जो होते हैं ना, जो मेल गैमीट होता है, जब ये प्रोड्यूस होता है, ये काफी ऐसे लेजी टाइप का होता है या स्लगिश होता है। तो यहाँ पर जब स्पर्म डक्ट में सेमाइनल वेसिकल्स की सिक्रीशन आती है, तो इस सिक्रीशन की वजह से ये एक्टिव हो जाते हैं, ये अपनी लेजीनेस छोड़ के एकदम एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, सो द प्रोडक्शन ऑफ द produce secretions which serves as the medium for transportation of sperms। तो अब ये क्या होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं, दे आर जस्ट द स्पर्म्स। ठीक है, वो मूव तो कर रहे हैं, लेकिन उनको मूवमेंट करने के लिए एक जो फ्लूइड मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का, वो यही वो यही ग्लैंड्स देते हैं, दैट इज द सेमाइनल वेसिकल। तो सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन क्या है, एक फ्लूइड है विच इज पोर्ड इनटू द स्पर्म डक्ट, एंड इस स्पर्म डक्ट में जब ये सिक्रीशन आती है तो ये जो लेजी से चलने वाले स्पर्म्स होते हैं, अब ये एक्टिवली मूव करना शुरू कर देते हैं। द नेक्स्ट कम्स इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड है, ये भी बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है which surrounds urethra close to the origin of bladder। अब इससे ये तो यहाँ पर मिल जा रही हैं। ठीक है, अब इससे पहले कि ब्लैडर के आसपास जैसे यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड अब मिल जाते हैं इनटू दिस, ठीक है, इनटू दिस स्पर्म डक्ट, वो आके मिल जाते हैं, राइट। अब ये क्या करते हैं, दे पोर सिक्रीशन इनटू द सीमन। तो अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि स्पर्म्स हैं और यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन आ गई है। ठीक है, तो इसको हम बुलाते हैं सीमन। तो अब सीमन में क्या होता है, एक और सिक्रीशन आ जाती है, किसकी, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन भी आ जाती है इनटू दिस। अब ये जो सिक्रीशन है ना, ये अल्कलाइन है। अब इसके अल्कलाइन होने से हमें क्या फायदा, इस अल्कलाइन होने का बहुत सारा फायदा है, क्योंकि जब ये पूरा का पूरा फ्लूइड कंटेनिंग स्पर्म व्हेन इट इज पोर्ड इनटू द विजाइना ऑफ अ ह्यूमन फीमेल, तो विजाइना जो होता है ना, दैट इज एसिडिक। ठीक है, तो वहां पर जो कंडीशंस होती हैं वो एसिडिक होती हैं, और एसिडिक कंडीशंस की वजह से स्पर्म्स जो हैं वो वहीं पर खत्म हो सकते हैं। तो उस पूरे की पूरी एसिडिक कंडीशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सिक्रीशन हेल्प करती है। तो जैसे ही स्पर्म्स जो है वो एंटर करेंगे इनटू द वेजाइना, वही साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन उस पूरी कंडीशन को क्या कर देगी, एसिडिक से न्यूट्रलाइज कर देगी। ठीक है, तो अब स्पर्म्स जो हैं वो वेजाइना में एंटर करते ही वो मरेंगे नहीं, दे कैन ट्रैवल अपवर्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, समझ आ गया। तो इसका काम क्या है कि फीमेल वेजाइना की एसिडिक कंडीशंस को न्यूट्रलाइज करना, राइट।
अब आता है लास्ट ग्लैंड, दैट इज द कॉपर्स ग्लैंड और द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे स्मॉल ओवियोइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर्स, ठीक है, विच ओपन इनटू द यूरेथ्रा जस्ट बिफोर इट एंटर्स द पेनिस। तो ये यूरेथ्रा में इनकी सिक्रीशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, इससे पहले कि वो इस स्ट्रक्चर में एंटर हो, दैट इज कॉल्ड एज पेनिस, ठीक है। इनका काम है टू सर्व द सिक्रीशन सर्व एज द लुब्रिकेंट, कि मतलब जो फ्लो है ना वो अच्छे से बना रहे, कहीं पर भी फ्लो जो है वो हिंडर ना हो, जो मूवमेंट है इस पूरे सीमन की वो काफी स्मूथ रहे, राइट। तो तीनों के फंक्शन समझ आए। सबसे पहले कौन सा था, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल क्या करता है, वो अपनी सिक्रीशन पोर कर देता है स्पर्म डक्ट में, जहां पर स्पर्म को एक फ्लूइड मीडियम मिल जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। पहले वो एकदम लेजी होते हैं, देन दे बिकम एक्टिव, तो एक्टिवली मूव करने लगते हैं। दूसरा था प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक अल्कलाइन सिक्रीशन है जो सीमन में ऐड होती है, और जब विजाइना में पूरा का पूरा स्पर्म्स और ये पूरा सीमन जो है वो जाता है, तो विजाइना की एसिडिक कंडीशंस को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस, ठीक है। तीसरा है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स और द कॉपर्स ग्लैंड। तो इनका काम है लुब्रिकेशन करना, मतलब कि जो स्मूथ फ्लो है सीमन का वो बना रहना चाहिए, तो वो काम करता है कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। समझ आया है सबको, आगे बढ़े। कोई भी डाउट है प्लीज आस्क योर डाउट्स ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ comes the last part, that is the penis. So this structure is called as penis, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये क्या है, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द स्क्रोटम, ये एक सिलेंड्रिकल शेप का है, एंड इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड द सीमन। तो सीमन क्या है, सीमन इज बेसिकली स्पर्म प्लस सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन प्लस कॉपर्स ग्लैंड की सिक्रीशन, ठीक है। तो दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट टर्म जो हम बार बार पढ़ रहे हैं ना, काफी देर से हम ये वर्ड सुन रहे हैं, सीमन। सो सीमन है क्या, सो इट इज बेसिकली मिक्सचर of sperm and the secretions from all the three glands, that is seminal vesicle, prostate gland and the Cowper's gland। तो इन सब की secretions और sperms को मिला के हम बोलते हैं that is semen, ठीक है। So I hope this is clear, this word is clear, this term is clear to everyone। अब ये क्या है, ये पूरा का पूरा ना एक मिल्की फ्लूइड होता है, एक फ्लूइड है जो व्हाइटिश कलर का होता है, और इसका एवरेज अमाउंट जो एक बार में सिक्रीट होता है इन अ सिंगल इजैक्यूलेशन इज 2 to 3 ml। और इस 2 to 3 ml में ये देखो कितने सारे जीरोस हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स सिक्रीट होते हैं इस 2 to 3 ml में, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सीमन, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं जहां पर हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन इज बेसिकली द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट। तो यहाँ पर मेल गैमीट दैट इज स्पर्म और फीमेल गैमीट दैट इज ओवम या एग, इनका फ्यूजन होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ना, ये ऐसे होता है कि जो ओवरीज हैं वो एग रिलीज करेंगी, ठीक है, वो एग रिलीज करेगी, ये एग इस फेलोपियन ट्यूब में आएगा, और विजाइना में जो रिलीज हुए होंगे स्पर्म्स, दे विल सीमन, दे विल ट्रैवल अप टिल हियर टिल दिस पॉइंट, ठीक है, कहां तक, इनटू द फेलोपियन ट्यूब। और यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में होती है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होती कहाँ है, सो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वेयर, इन फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। साथ के साथ इसके बाकी दो नाम भी रिकॉल कर लो, यूट्राइन ट्यूब एंड ओविडक्ट, राइट। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि एक जो एग है, एक जो फीमेल गैमीट है जिसे हम एग बुला रहे हैं, इट इज अप्रोच्ड बाय मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। काफी सारे तो ऐसे हैं, दीज स्पर्म्स दे ट्रैवल इन द रिप्रोडक्टिव पार्ट, कई तो थोड़ा ही ट्रैवल कर पाते हैं, और कुछ ही हैं जो पूरा ट्रैक
ट्रैवल कर पाते हैं एंड दे फाइनली रीच द एग, और उन सब में से सिर्फ एक ही स्पर्म है विच फर्टिलाइजेस द एग, और वो क्या करता है, आपको याद होगा हमने हेड पढ़ा था स्पर्म का जिसमें ऊपर ये एक स्ट्रक्चर था एक्रोसोम और फिर था न्यूक्लियस। तो बेसिकली ये जो एक्रोसोम है ना, ये जैसे ही यहाँ पर आएगा तो इट विल डिसॉल्व दिस एग की मेम्ब्रेन। एक बार एग की मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गई, अब यहाँ पर न्यूक्लियस विल एंटर इनटू दिस स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो एग के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब दोनों ही दिस न्यूक्लियस विल एंटर, ठीक है। न्यूक्लियस के एंटर होने के बाद दिस इज द स्पर्म न्यूक्लियस, दिस इज द एग न्यूक्लियस, दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा एक जाइगोट, ठीक है। तो ये है, अब जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, राइट। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ये यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस एंटर हुआ है, हेड ज्वाइन हुआ है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ, और हेड ऑफ द स्पर्म विल फ्यूज विद द मेम्ब्रेन ऑफ द एग, ठीक है, और फाइनली न्यूक्लियस फ्रॉम द स्पर्म विल एंटर इनटू द एग सेल, राइट। और बाकी जो टेल है वो पीछे रह जाएगी एंड इवन द मिडिल पीस विल ऑल्सो बी लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस एंटर करेगा इनटू द एग सेल। क्लियर हो गई इतनी सी बात। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म शुड बी प्रेजेंट इन द सीमन। तो इसका रीजन ये है कि सारे के सारे स्पर्म्स जो हैं दे डू नॉट रीच और मूव टिल द, कौन सी ट्यूब है वो जिसमें फर्टिलाइजेशन होती है, फेलोपियन ट्यूब। तो सारे के सारे फेलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंचते हैं, कुछ ही पहुंच पाते हैं, और बहुत मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो है वो रिलीज होते हैं, उसमें से कुछ ही पहुंच पाते हैं फेलोपियन ट्यूब तक, और उसमें से कोई एक ही होता है जो एग को फर्टिलाइज करता है। तो फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए सीमन में बहुत सारे स्पर्म्स होने की जरूरत है। क्लियर, तो बात समझ आ गई, आगे बढ़े। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या है, तो आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था कि एक एग फर्टिलाइज होता है इन द फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब के बाद वो फर्टिलाइज्ड एग मूव करता है इन द फेलोपियन ट्यूब, और फाइनली वो पहुंचता है यूट्रस में, और यूट्रस की वॉल के साथ वो ऐसे चिपक जाता है, एम्बेड हो जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ यूट्रस और द एंडोमेट्रियम। तो अब आप बोलोगे कि मैम अभी बीच में ब्लास्टोसिस्ट कहाँ से आ गया, ये तो आएगा। देखो मैंने क्या बोला कि जब स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या बना रहे हैं, वो बना रहे हैं जाइगोट, ठीक है। तो जाइगोट क्या है, जाइगोट इज बेसिकली अ सिंगल सेल। तो ये जो सिंगल सेल है ना, जब ये फेलोपियन ट्यूब में मूव कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये एज अ सिंगल सेल ही मूव कर रहा है, बट ये जो जाइगोट है ना ये डिवाइड होता रहता है, 1 से 2 सेल, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे जो डिवीजन है ना वो होता रहता है। फाइनली एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है, बहुत सारे सेल्स, एक मास ऑफ सेल्स बन जाते हैं, एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। तो जब तक वो यूट्रस में पहुंचता है तब तक वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आ गया होता है, एंड फाइनली वो अटैच कर जाता है विद द यूट्रस वॉल, ठीक है। नाउ जब ये अटैचमेंट हो जाती है या इम्प्लांटेशन हो जाती है, एट दिस point leads to pregnancy. At this point we can say that a female is pregnant. समझ आई बात, पूरी बात समझ आ गई। तो फर्टिलाइजेशन को हम प्रेगनेंसी नहीं बोल सकते, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन हो जाती है उस स्टेज पर आके हम बोलते हैं अ फीमेल इज प्रेग्नेंट। क्लियर, दिस इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के 5th वीक पर, 5वें हफ्ते पर बेबी का हार्ट डेवलप हो जाता है और उसकी सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो जाता है,
और धीरे धीरे ये जो सेल्स हैं ये ग्रो करते रहते हैं और फाइनली ये शुरू हो जाते हैं डिफरेंशिएट करना। क्या शुरू हो जाते हैं? यहाँ पर सेल्स में ये जो मास ऑफ सेल्स है ना, पहले तो ये बस एक सेल से दो सेल, दो से चार ऐसे ही हो रहा होता है, फाइनली ये डिफरेंशिएशन शुरू हो जाती है। डिफरेंशिएशन, सो डिफरेंशिएशन मतलब कि हर एक सेल जो है ना वो अपना एक काम ढूंढ लेता है कि मैं पेट के पास हूं तो मेरा काम है डाइजेशन करना, मैं इंटेस्टाइन के पास हूं तो मेरा काम है डाइजेशन करना भी और मुझे खाना भी एब्जॉर्ब कर, न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, तो मैं हूं जो सेल्स से चेस्ट कैविटी के पास है, लंग्स के पास है, वो बोलते हैं कि हमारा काम है ऑक्सीजन, हमारा काम है रेस्पिरेशन करना, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो हर एक बॉडी का पार्ट, आर्म्स बनना शुरू हो जाती हैं, लेग्स बनना शुरू हो जाती हैं, तो हर एक सेल जो है वो डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाता है और फाइनली 1 मंथ पे बेबी कुछ ऐसा दिखाई देता है, 2 मंथ्स पे थोड़ा सा वो ह्यूमन की शेप आना शुरू होती है, तो यहाँ पर हेड है, ठीक है, ये फेस है, यहाँ पर लिम्स दिखना शुरू होते हैं। 3 मंथ्स पे और थोड़ा क्लियरली हमें बेबी जो है वो एक बेबी जैसा दिखता है। देन जैसे जैसे मंथ्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बेबी जो है वो ग्रो करता जाता है और सारे ऑर्गन्स उस बेबी के डेवलप हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ द 9th मंथ बेबी इन्वर्टेड पोजिशन में आ जाता है और फुली ग्रो हो जाता है। तो इस पूरा ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, मतलब एक ग्रोथ है। ग्रोथ इज ऑलवेज इरिवर्सिबल, मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहले 2 सेल बने, अब 2 सेल में बोला मजा नहीं आ रहा चलो 1 सेल बन जाते हैं, तो दिस विल नेवर हैपन। 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। ठीक है, दिस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस जहां पर देयर इज ऑलवेज इंक्रीज इन साइज, द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल विल इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर हो गया सबको? तो ऐसे धीरे 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 करके सेल्स के डेवलपमेंट से, सेल्स की डिविजन से ग्रोथ होती जाती है। सो द नेक्स्ट टर्म दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज बर्थ, और बर्थ को एक टर्म दी जाती है दैट इज पार्ट्यूरेशन। ठीक है, सो दिस इज पार्ट्यूरेशन, right? This is the act of expelling full-term fetus from mother's uterus at the end of gestation. तो होता क्या है कि 9 months के एंड पे ना बेबी फुली डेवलप्ड होता है, सारे बॉडी पार्ट्स डेवलप हो गए होते हैं और अब वो केपेबल होता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लिए आउटसाइड द मदर्स बॉडी। ठीक है, तो इस टाइम पर इस फुल टर्म बेबी को या फुली ग्रोन बेबी को मदर की बॉडी से एक्सपेल होने के प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? बर्थ या पार्चुरेशन। तो इस टाइम अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये टाइम 280 डेज है। सो इस पूरे टाइम को हम बोलते हैं जेस्टेशन। ठीक है, एक ऐसा टाइम पीरियड जब एक फीमेल कंसीव करती है टिल दिस फीमेल गिव्स बर्थ, तो इस पूरे के पूरे टाइम ड्यूरेशन को हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और ह्यूमन फीमेल्स में ये 9 मंथ्स होता है या अप्रोक्सीमेटली 280 डेज होता है। तो यहाँ पर काफी पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस देखी गई हैं यूट्रस की मसल्स में। तो जो यूट्रस की मसल्स होती हैं, जो पियर शेप्ड, इन्वर्टेड पियर शेप्ड ऑर्गन है, उसमें काफी कॉन्ट्रैक्शंस, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस देखी जाती हैं एंड फाइनली द बेबी कम्स आउट ऑफ द फीमेल बॉडी। ठीक है, तो समझ आ गया सबको? सो दिस इज पार्चुरेशन, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडे सेशन। तो आज हमने जो चैप्टर किया है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है, प्लीज आस्क योर डाउट्स ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन of learnohub.com. So I will see you next time with some more videos, some more concepts. Until then, you all take care, and as you all know, LearnoHub free है पर बेस्ट है।